जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू सोल्जर अनप्लग्ड। वी आर मीटिंग अगेन इन द फिजिक्स लेक्चर। आज हमारा लेक्चर जो है फिजिक्स में वो मोशन में ही कंटिन्यू रहेगा। मोशन इन 2D एंड 3D, जिसके अंदर हम लोग सर्कुलर मोशन एज वेल एज प्रोजेक्टाइल मोशन कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है आज सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन क्या होता है पहले ये जानते हैं। इट इज अ मोशन विच रेफर्स टू द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व्स अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट और एक्सिस tracing out a circular path. This type of motion is characterized by the constant radius of the path and a continuous change in direction. ये क्या बोल रहा है कि ऐसी मोशन जो सर्कुलर है, यानी कि कोई भी पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है लाइक दिस, एक फिक्स सेंटर के अराउंड, और ये रेडियस जो है ये भी फिक्स है, और ये पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, एक पार्टिकल जो ऐसे सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, इसकी मोशन को बोलते हैं सर्कुलर मोशन। ये जो मोशन है दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय कांस्टेंट रेडियस, रेडियस कांस्टेंट रहेगी एंड कॉन्टिन्यूअस चेंज होगा डायरेक्शन में। ध्यान देंगे, यहाँ पे डायरेक्शन में कॉन्टिन्यूअस चेंज आ रहा है। यहाँ पे अगर ऊपर की तरफ उसका मुंह है तो यहाँ पे अगर पार्टिकल को देखोगे आप तो अलग दिशा में है, यहाँ पे एक अलग डायरेक्शन में है, यहाँ पे एक अलग डायरेक्शन में। पार्टिकल के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो उससे आपको उसकी डायरेक्शन मिल जाएगी। ये देखिए, ठीक है। तो हर एक इंस्टेंट पे जब आप चेक करेंगे तो पार्टिकल की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है कॉन्टिन्यूअसली। एग्जाम्पल क्या है सर्कुलर मोशन के? इट इंक्लूड्स स्पेशल सैटेलाइट ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ। कुछ सैटेलाइट्स जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रही हैं वो सर्कुलर मोशन ही फॉलो करती हैं। अ सीलिंग फैन, छत पे जो पक्खा लगा होता है, ऊपर जो फैन लगा होता है, उसकी मूवमेंट क्या है? सर्कुलर मोशन है। ठीक है। A stone that is tied to a rope and is being swung in the circles. हमने एक रस्सी पे पत्थर बांध लिया, ऐसे ये ऐसे रस्सी है, उसके ऊपर पत्थर बांध रहा है ऐसे जोर से रिवॉल्व करके, और हम लोग जब ऐसे उसको फेंकते हैं तो यहाँ पे जो मोशन हुई उसकी, दैट इज सर्कुलर मोशन। ठीक है, उसने सर्कुलर मोशन यहाँ पे की। पहले हमने उसको ऐसे रिवॉल्व किया और फिर एक पर्टिकुलर वेलोसिटी उसकी एक डायरेक्शन में उसके थ्रू वो फेंका जाता है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं सर्कुलर मोशन के। नेक्स्ट, अब आगे दो टर्म्स आती हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये क्या चीज है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जब टर्म आई यूनिफॉर्म, इसका मतलब सब कुछ एक जैसा, सिमिलर, इसको आप क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक बात ध्यान देंगे, जब वो बोलता है यूनिफॉर्म तो इसका मतलब ये है कि जो स्पीड है, स्पीड हमेशा सेम रहेगी। जो पार्टिकल की स्पीड है वो एक ही रहेगी। पार्टिकल यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे, चाहे यहाँ कहीं बीच में देख लीजिए, उसकी जो वेलोसिटी है यानी कि जो स्पीड है वो हमेशा v है, वो चेंज नहीं होगी। तो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बट जब यहाँ पे टर्म सर्कुलर आ गई तो ये हमने पहले ही डिफाइन कर दिया कि उसकी जो डायरेक्शन है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहेगी। डायरेक्शन कॉन्टिन्यूसली चेंज होती रहेगी। हर एक इंस्टेंट पे आपको डायरेक्शन डिफरेंट दिखेगी उसकी। पार्टिकल की डायरेक्शन कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है पर उसकी स्पीड सेम है, तो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है कि स्पीड भी चेंज हो रही है, स्पीड ऑल्सो चेंजेस, और क्योंकि सर्कुलर मोशन है, वो हमने पहले ही बोल दिया कि सर्कुलर मोशन है तो डायरेक्शन तो कॉन्टिन्यूसली चेंज होगी ही। ठीक है, सर्कुलर मोशन आ गया तो इसका मतलब डायरेक्शन तो कॉन्टिन्यूसली चेंज होगी। पर यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सिर्फ दो ही डिफरेंस है। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलता है तो स्पीड सेम रहेगी उसकी, कोई भी इंस्टेंट पे देख लीजिए उसकी डायरेक्शन अगर डिफरेंट है बट स्पीड सेम है। और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होगा कि स्पीड उसकी चेंज होगी। ठीक है, अब जब पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है, एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है, तो जब हम उससे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो हमें उसकी वेलोसिटी मिल जाती है v। कहीं भी वो हो, मान लीजिए वो यहाँ पे है, एक टेंजेंट बनाएंगे आप तो आपको इसकी वेलोसिटी मिल जाएगी। ठीक है, जिसको बोलते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी। अब जब इसको मूव करना है ना बच्चों,
अब हर एक इंस्टेंट पे इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। जब मैं बोलती हूँ कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, इसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही, तो आप क्या कहेंगे कि जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है दैट रिमेन्स द सेम, या फिर कह लीजिए कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल स्पीड रिमेन्स सेम। एक ही रफ्तार से घूमता रहेगा ये पार्टिकल सर्कुलर पाथ में, सिर्फ एक ही मोशन से। फॉर एग्जाम्पल, आपने फैन ऑन किया, फैन को आपने 1 की स्पीड पे लगा के छोड़ दिया, ठीक है, वो 1 की स्पीड पे ही मूव कर रहे हैं उसके ब्लेड्स, अपनी डायरेक्शन तो वो कॉन्स्टेंटली चेंज कर रहे हैं पार्टिकल वहां पे, बट वहां पे स्पीड चेंज नहीं हो रही है, 1 नंबर की स्पीड पे ही चली जा रहा है वो पक्का, ठीक है, फैन की मूवमेंट 1 नंबर पे ही है और वो उसी मोशन में उसी स्पीड में रिवॉल्व कर रहे हैं उसके ब्लेड्स। बट अब यहाँ पे कॉन्स्टेंटली उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, यहाँ पे कोई और डायरेक्शन है, यहाँ पे कोई और डायरेक्शन है पार्टिकल की, यहाँ पे कोई और डायरेक्शन है। अब ये जो डायरेक्शन चेंज करवाता है, ये चेंज कौन करवाता है, डायरेक्शन कौन चेंज करवा रहा है, दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। जो डायरेक्शन चेंज हो रही है वो किसके अंदर आएगी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के अंदर, यानी कि सेंट्रीपिटल वेलोसिटी। अभी मैं एक्सप्लेन करती हूँ। जो मैंने बोला कि टेंजेंशियल स्पीड जो है वो सेम है, तो फिर अगर स्पीड सेम है तो मतलब एक्सेलरेशन क्या है, 0। तो अगर मैं बोल रही हूँ, एक मिनट इसको इरेज करते हैं पहले, अगर मैं बोल रही हूँ कि टेंजेंशियल स्पीड सेम है तो यानी कि टेंजेंशियल वेलोसिटी 0 है, सॉरी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 है, स्पीड में कोई चेंज ही नहीं आ रहा। अगर आप सिर्फ ये इसकी मूवमेंट की बात करें कि ये रिवॉल्व कर रहा है, कितनी स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है, तो मैंने बोला इसमें कोई चेंज नहीं है, एक ही स्पीड है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगी, 0। पर वो कॉन्स्टेंटली डायरेक्शन चेंज कर रहा है, अगर डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो यानी कि उसके पास कोई और एक्सेलरेशन है ना, कोई और वेलोसिटी है जो उसकी एक्सेलरेशन चेंज कर रही है, उसको आप क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल वेलोसिटी। क्या बोलेंगे, सेंट्रीपिटल वेलोसिटी, ठीक है, या फिर बोलेंगे एंगुलर वेलोसिटी। और इसके कारण जो एक्सेलरेशन मिलती है उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या बोलेंगे, इसके कारण एक एक्सेलरेशन मिल रही है इसको पार्टिकल को, जिसके कारण उसकी डायरेक्शन चेंज होती है कॉन्टिन्यूसली हर एक इंस्टेंट पे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब ध्यान देंगे, यहाँ पे पार्टिकल है, मैंने इसकी स्पीड को इंक्रीज करना है, तो मैं फोर्स किस दिशा में लगाऊंगी, पार्टिकल की डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगी, मैंने इसी दिशा में इसकी स्पीड इंक्रीज करनी है, तो फोर्स भी मैं इसी डायरेक्शन में लगाऊंगी, इधर ही पुश करूंगी इसको ताकि इसकी स्पीड इंक्रीज हो जाए। पार्टिकल यहाँ पे है, इसकी स्पीड इंक्रीज करनी है, तो इसी सेम डायरेक्शन में मैंने इस पे फोर्स दी। बट अगर मुझे इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है तो मैं फोर्स किधर लगाऊंगी, इसके परपेंडिकुलर लगाऊंगी। अगर मुझे इस पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज करनी है तो फोर्स कहाँ पे लगेगी, इसके परपेंडिकुलर, इसकी मूवमेंट के परपेंडिकुलर एक फोर्स लगेगी, उस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। डायरेक्शन चेंज करने के लिए जो फोर्स मुझे चाहिए, डायरेक्शन चेंज के लिए जो फोर्स चाहिए उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये हमेशा इनवर्ड डायरेक्ट करती है, सेंटर की तरफ, सेंटर की तरफ इसके परपेंडिकुलर, इस पार्टिकल की मोशन के परपेंडिकुलर सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रही होती है जो इसकी डायरेक्शन चेंज करवा रही है, उस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और इस सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो एक एक्सेलरेशन के कारण है जो कि सेंटर की तरफ लग रहा है, उस एक्सेलरेशन को क्या बोला आपने, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। समझे, तो जो डायरेक्शन चेंज कर रही है फोर्स दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और ये एक्सेलरेशन क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एसी। ये एक्सेलरेशन क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसके कारण कंटिन्यूसली उस पार्टिकल की हर एक इंस्टेंट पे जब भी आप चेक करेंगे उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। ये है आपका सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट, स्पीड इन सर्कुलर मोशन की मैं बात करते हैं अब।
हम नॉर्मल जब हम मोशन इन 1D करते थे तो हम लोग क्या बोलते थे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। जब हम मोशन इन 1D बात करते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड क्या आता था, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड। अब अगर सर्कुलर पाथ है, अगर सर्कुलर पाथ है तो डिस्टेंस क्या होगा, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। अगर सर्कुलर पाथ है तो डिस्टेंस क्या होगा, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, दैट इज 2 पाई r अपॉन t। दिस इज स्पीड, 2 पाई r अपॉन t। ये क्या है, इसकी टेंजेंशियल स्पीड है। अगर पार्टिकल यहाँ पे है, मान लीजिए ये रहा पार्टिकल, ठीक है ना, इसकी जो ये टेंजेंशियल स्पीड है उसकी वैल्यू क्या है, 2 पाई r अपॉन t। यहाँ पे जो इसकी स्पीड आएगी उसको बोलते हैं 2 पाई r अपॉन t, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल अपॉन टाइम। ठीक है, ये होगी इसकी स्पीड। नेक्स्ट, अब बात करते हैं वेरिएबल्स इन दी सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में और वेरिएबल्स क्या हैं बच्चों, आपने ये तो पढ़ लिया, मैंने बोला कि ये सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल स्पीड क्या होगी, 2 पाई r अपॉन t, वो उसकी लीनियर डिस्टेंस या फिर लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। मतलब अगर वो ऐसे चल रहा है पार्टिकल, ये ऐसे चल रहा है, तो ये इसका लीनियर डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट है, लीनियर मेजर कर रहे हैं आप इसका, इसको क्या बोलेंगे, लीनियर डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, जो भी आप कवर करते हैं ऐसे 2 पाई r में, दैट इज इट्स लीनियर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्टेंस। ठीक है, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, सर्कमफेरेंस कर लिया सर्कल का। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ये टर्म समझेंगे। अब देखो, हमने क्या बोला सर्कुलर मोशन में कि अगर ये पार्टिकल है हमारे पास, ए पोजीशन पे पड़ा है ये पार्टिकल, इसके पास एक टेंजेंशियल वेलोसिटी है, मैंने बोला इसके पास एक टेंजेंशियल वेलोसिटी है जिसकी वैल्यू हमने कैसे निकाल ली थी कि उसने 2 पाई r डिस्टेंस कवर किया अपॉन टाइम, दैट इज उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी आ गई। गॉट इट। अब कॉन्स्टेंटली वो डायरेक्शन चेंज कर रहा है, कॉन्स्टेंटली हर एक इंस्टेंट पे पार्टिकल की डायरेक्शन चेंज हो रही है। अब वो डायरेक्शन चेंज हो रही है तो उसका मतलब क्या कि उसने कुछ थीटा ट्रेवल किया है। डायरेक्शन चेंज का मतलब क्या है कि उसने कुछ थीटा ट्रेवल किया है। अगर वो यहाँ पे है तो उसने, मान लीजिए वो यहाँ पे है तो उसने इतना एंगल ट्रेस कर लिया यहाँ तक आते हुए। अगर वो यहाँ पे है तो उसने इतना एंगल ट्रेस कर लिया यहाँ पे आते हुए, इसको क्या बोलेंगे कि उसने थीटा ट्रेवल कर लिया। इसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वो ए पोजीशन से बी पोजीशन पे जब गया उसने कितना थीटा लिया, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, डेल थीटा, डेल थीटा इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, ये क्या है, इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। वो पहले ए पे है और वो बी पे गया तो वो थीटा एंगल ट्रेस करके गया और दोनों का डिफरेंस क्या है, डेल थीटा। अब ये डेल थीटा क्या होता है, हमने थीटा पढ़ा था, आर्क दिस वन, दिस लेंथ, डेल एस अपॉन रेडियस, कैपिटल आर लिख लीजिए या फिर स्मॉल आर दिखाया हुआ यहाँ पे। जो ये है बच्चों डेल एस जो मैंने लिखा, ये इसकी लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, याद आ रहा है, ये इसकी लीनियर डिस्प्लेसमेंट है 1D में। अगर आप देखेंगे उसने थीटा कितना ट्रेस किया, दैट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और वो थीटा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डेल एस अपॉन आर, दिस इज थीटा, थीटा निकालने के लिए प्रोसेस है। एंगल विच इज सबटेंडेड बाय द पोजीशन वेक्टर एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, ये जो पोजीशन वेक्टर है इसका, इसकी मूवमेंट ऐसे थी, इसने कितना एंगल सबटेंड किया सेंटर पे सर्कुलर पाथ के, उसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और इसकी यूनिट्स क्या है, रेडियन। हमने कन्वर्जन फैक्टर लर्न किया था इसका, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, याद आ रहा है। अगर कोई एंगल रेडियन में आ गया उसको 180 डिग्रीज में लेके जाना है, उसको डिग्रीज में लेके जाना है, तो हम क्या करते थे, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करते थे। अगर कोई डिग्रीज में एंगल आ जाता है उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते थे, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते थे। कन्वर्जन फैक्टर हमने लर्न किया है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर, समझ आया, ये होगी हमारी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये हमने निकाल दिया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और उसकी यूनिट्स है रेडियन। ये समझ आ गया सबको कि अगर हम लोग
ये चेक करें कि उसने कितना एंगल सबटेंड किया है सेंटर पे, उसने कितना कितना थीटा ट्रेवल कर लिया, कितना एंगल उसने लिया ए से बी में चलने पे, उसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंड दैट इज इक्वल टू लीनियर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एस अपॉन आर। नेक्स्ट, एंगुलर वेलोसिटी क्या है? जैसे आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ा वैसे आ गया एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी आपने चेक कर लिया, जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट के कारण थी, टेंजेंशियल वेलोसिटी थी वो 2 पाई r अपॉन t थी। ठीक है, अब एंगुलर वेलोसिटी चेक करते हैं, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये जो थीटा है इसमें चेंज कितना आया, पहले क्या थीटा था बाद में क्या थीटा होगा, इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। और एंगुलर वेलोसिटी को डोनेट करते हैं हम लोग ओमेगा से। ओमेगा इज इक्वल टू डेल थीटा अपॉन डेल टी। एक पर्टिकुलर टाइम में t1 से t2 टाइम के बीच में कितना थीटा के अंदर चेंज आया, दैट इज ओमेगा, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और इसकी यूनिट्स क्या होती हैं, एंगुलर वेलोसिटी, हम सॉरी, और इसकी यूनिट्स क्या होती है, रेडियंस पर सेकेंड। जैसे लीनियर वेलोसिटी के अंदर हमारी यूनिट्स क्या रहती थी, मीटर्स पर सेकेंड, लीनियर वाले केसेस में। अब यहाँ पे आप थीटा मेजर कर रहे हैं, तो जब भी थीटा मेजर कर रहे हैं तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे रेडियन आ रहा है, ठीक वैसे ही है लीनियर वाली की तरह, बट मीटर की जगह पे क्या आ गया, रेडियंस पर सेकेंड। एस से क्या है यहाँ पे, रेडियंस पर सेकेंड, ये इसकी यूनिट है। ठीक है, नाउ ओमेगा इज इक्वल टू डेल थीटा अपॉन डेल टी, ये फॉर्मूला है, इसको कोशिश करते हैं डिराइव करने की। देखो अभी मैं बताती हूँ इसको, हम लोग जो लीनियर वेलोसिटी हमने निकाली उसके साथ भी रिलेट करके देखते हैं कैसे आएगा ये फॉर्मूला। अब देखो डेल थीटा को, यहाँ पे आपके पास ओमेगा है, ओमेगा को आप कैसे लिख सकते हैं, ओमेगा को आप इसको कैसे लिखेंगे, ये जो आपका थीटा है डेल थीटा, इसको आप कैसे लिख सकते हैं और दूसरे तरीके से, देखिए अभी डेल यहाँ पे मैंने यहाँ पे दिखाती हूँ क्या लिखा था, याद आ रहा है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन आर, ये आपका थीटा है। अब यहीं पे डाल दूं ये वैल्यू, ठीक है, सेम थीटा को मैंने डाल दिया डेल एस अपॉन आर करके। अब ध्यान देंगे चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम क्या होता है बच्चों, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट में लीनियर डिस्प्लेसमेंट है ये, लीनियर डिस्प्लेसमेंट में अगर चेंज आ रहा है और टोटल टाइम, हम उसको क्या डिनोट करते थे लीनियर वेलोसिटी के केस में, v अपॉन आर। ये क्या बन गया, ये जो इतना सा है डेल एस अपॉन डेल टी, ये क्या है, v अपॉन आर। हम ओमेगा को v और r की फॉर्म में लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। ओमेगा इज इक्वल टू डेल टी, डेल थीटा अपॉन डेल टी, ये है। अब डेल थीटा को मैंने डेल एस अपॉन आर की फॉर्म में लिख दिया। अब डेल एस अपॉन डेल टी क्या होता है लीनियर के केस में, जब हम 1D की बात करते हैं, दैट इज वेलोसिटी अपॉन आर। तो ओमेगा क्या आ गया यहाँ से, v अपॉन आर, यानी कि हम लोग दूसरी लैंग्वेज में क्या लिखते हैं, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ये देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये आगे क्वेश्चंस में यूज करते हैं बहुत जगह, इसको याद रखेंगे ऐसे ही, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ये कैसे आया मैंने आपको दिखाया। अब एक चीज और, अगर इससे क्वेश्चन आ जाता है तो वो भी समझ लेते हैं। v इज इक्वल टू आर ओमेगा हो गया। अब हमने बोला कि हम सर्कुलर पाथ की बात कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम लोग सर्कुलर पाथ की बात कर रहे हैं। तो जो v होता है, v का मतलब क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। v का मतलब क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। फर्स्ट इनिशियली जब हमने शुरू किया था ये, तो वहां पे हमने लीनियर वेलोसिटी चेक करने की कोशिश की, हमने बोला कि वो सर्कुलर पाथ कवर कर रहा है। तो सर्कुलर पाथ में सरकमफेरेंस क्या था सर्कल का, 2 पाई r अपॉन t, ये था v है ना, ये 2 पाई r अपॉन t इज इक्वल टू r ओमेगा। ठीक है, r से r कैंसिल हो गया, 2 पाई अपॉन t यहाँ पे लिख रही हूं मैं, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन t। अब यहाँ पे एक टर्म पे ध्यान देंगे,
जो 1/t होता है दैट इज टाइम पीरियड, t is time period, 1/t is what, inverse of time period is what, frequency. ये क्या है एक्चुअल में ये एक्चुअल में क्या है, इसको खोल के लिखूं अगर मैं, ये बन रहा है 2 पाई मल्टीप्लाई 1/t, ये बन रहा है, तो 1/t क्या डिनोट करता है, फ्रीक्वेंसी, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई, या फिर न्यू बोलते हैं इसको फ्रीक्वेंसी को, ये बन गया फ्रीक्वेंसी इन द रेवोल्यूशंस। कभी कभी क्वेश्चन में वो फ्रीक्वेंसी दे देगा आपको और ये एंगुलर वेलोसिटी निकालने को बोल देगा, तो आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाना है। अगर उसने फ्रीक्वेंसी दे दी और आपको एंगुलर वेलोसिटी निकालने को बोली तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। अदरवाइज v इज इक्वल टू आर ओमेगा है, इससे भी आप निकाल सकते हैं सर्कुलर पाथ में, 2 पाई r अपॉन टी, आर कैंसिल हो गया, 2 पाई अपॉन टी इज इक्वल टू ओमेगा विच इज 2 पाई न्यू और f, दिस डिनोट्स द फ्रीक्वेंसी। गॉट इट? ये हमारा एंगुलर वेलोसिटी, इसका हमने रिलेशन बता दिया लीनियर वेलोसिटी के साथ भी, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट है ये बहुत, ठीक है। नेक्स्ट, एंगुलर एक्सेलरेशन। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुई है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुई है तो एंगुलर वेलोसिटी आ गई। अब एंगुलर वेलोसिटी है तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी तो होगी अगर एंगुलर वेलोसिटी है तो एंगुलर एक्सेलरेशन होगी। क्यों होगी? क्योंकि कॉन्स्टेंटली उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, हर एक इंस्टेंट पे आप चेक करेंगे तो डायरेक्शन चेंज है। अब डायरेक्शन चेंज है तो हम कहेंगे कि वेलोसिटी है वेलोसिटी में चेंज है, और अगर वेलोसिटी में चेंज है तो हम उसको क्या कहते हैं कि उसके पास एंगुलर एक्सेलरेशन है। क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज टर्म्ड एज एंगुलर एक्सेलरेशन। लीनियर एक्सेलरेशन आपने पढ़ा था, उसकी यूनिट्स क्या होती थी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है यूनिट्स? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या है यूनिट्स? रेडियन, क्योंकि हम थीटा के फॉर्म में मेजर कर रहे हैं तो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ पे है एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट्स। एंगुलर वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं अल्फा से। अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन टी। ओमेगा क्या है? ओमेगा है आपकी एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा क्या है बच्चों? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी में जो चेंज आएगा एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में उसको बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन, दैट डिनोटेड बाय अल्फा। अब इस अल्फा का जो रिलेशन है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के साथ, दैट इज AT इज इक्वल टू आर अल्फा। इसको याद करना है एज इट इज। AT is equal to R alpha. This is what? Your tangential acceleration. AT is equal to R alpha. इसको याद करेंगे, ठीक है। ये tangential acceleration है, AT denotes the tangential acceleration is equal to R alpha. angular acceleration के बराबर है। जैसे V is equal to R ओमेगा था ना, वैसे ही टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है आर अल्फा के बराबर। अल्फा इज योर एंगुलर वेलोसिटी। जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आएगा एक यूनिट टाइम में, एक पर्टिकुलर टाइम में, दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन। और उसको अगर आप आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपकी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी आ जाती है। ये रिलेशन याद रखना है, AT इज इक्वल टू आर अल्फा। अब बात करते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है एक्सेलरेशन डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। अब ध्यान देंगे, मैंने आपको क्या बोला था कि पार्टिकल अगर अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है कॉन्स्टेंटली तो उसके ऊपर एक एक्सेलरेशन लग रही है, ठीक है। अब वो कॉन्स्टेंटली डायरेक्शन चेंज कर रहा है, उसको कौन रख रहा है उस डायरेक्शन चेंज वाले फॉर्मेट में? मतलब वो डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर फोर्स लगती है। वो फोर्स कहाँ लगती है? उसके सेंटर की तरफ। वो फोर्स कहाँ लगती है? उसके, ये पार्टिकल है, ये उसका सेंटर है यहाँ पे सर्कुलर पाथ का, ये ऐसे मूव कर रहा है। अगर मुझे उसकी टेंजेंशियल स्पीड बढ़ानी है तो मैं यहाँ पे फोर्स दूंगी ना उसके पैरेलल, बट अगर मुझे उसकी डायरेक्शन चेंज करनी है, उसको कॉन्स्टेंटली एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करवाना है, तो उसके परपेंडिकुलर एक फोर्स लगेगी और इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स।
और इसके कारण जो हमें एक्सेलरेशन मिलती है उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं? दिस इज सेंट्रीपिटल फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन। और ये जो एक्सेलरेशन मिलती है हमें इसके कारण, जो हमेशा सेंटर की तरफ लगेगी, सर्कल के हमेशा सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन आएगी, इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इट कीप्स द ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर मोशन। जब तक ये लग रही है, वो जो पार्टिकल है वो कॉन्स्टेंटली एक सर्कुलर पाथ में घूमता रहेगा जब तक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन उसके पास है, क्योंकि उसके कारण एक फोर्स लगती रहेगी हमेशा उसके परपेंडिकुलर। समझ आया? ठीक है। और ये कैसे डिनोट करते हैं इसको? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। कैसे बताते हैं इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को? वी स्क्वायर अपॉन आर, ये है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये दोनों नोट करेंगे। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को भी नोट करेंगे कॉपी में। AT इज इक्वल टू आर अल्फा, और ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, ये भी डाउन करने नोट करेंगे। ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट, अ पार्टिकल मूव्स, एक क्वेश्चन करेंगे अभी। अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विद अ कांस्टेंट स्पीड एंड टाइम 0.2 पाई सेकंड्स, द एक्सेलरेशन इज। एक पार्टिकल एक सर्कल में घूम रहा है, उसका रेडियस आपको दे दिया 5 सेंटीमीटर, एक कांस्टेंट स्पीड के साथ घूम रहा है और टाइम दिया हुआ है, तो एक्सेलरेशन पूछ रहा है आपसे। कांस्टेंट स्पीड है और टाइम दे दिया और पूछ रहा है एक्सेलरेशन बताइए। अच्छा, अब ध्यान दो, ये सर्कुलर पाथ है, इसके अंदर पार्टिकल मूव कर रहा है। ये रेडियस है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, एक्सेलरेशन बतानी है। अच्छा ठीक है, अब जब ये मूव कर रहा होगा इसके पास एक स्पीड होगी। जब ये मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, इसके पास एक स्पीड है, और वो कैसे निकलती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब सर्कुलर पाथ में डिस्टेंस क्या होता है? 2 पाई आर अपॉन टी। आर क्या आपका? 5 सेंटीमीटर अपॉन टी। ठीक है, अच्छा टाइम दिया है ना 0.2 पाई। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। ये कैंसिल हो गया, 50 सेंटीमीटर पर सेकंड आ गया, स्पीड आ गई है 50 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब वो बोलता है कि एक्सेलरेशन बताइए। एक्सेलरेशन कैसे निकलेगी? अभी पढ़ा है। अब वो बोल रहा है कि भाई ये कॉन्स्टेंटली घूम रहा है, सर्कुलर पाथ में आ रहा है, सर्कुलर पाथ में है, तो इसके पास कौन सी एक्सेलरेशन होनी चाहिए? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अगर ये सर्कुलर पाथ में है तो कौन सी एक्सेलरेशन होनी चाहिए? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और उसका फॉर्मूला क्या है? v स्क्वायर अपॉन आर। हमारा v क्या है? r क्या है? 5। सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, 500 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब समझ आ गया? इसको मीटर्स में कन्वर्ट कर लो, चाहे मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे। क्या आया? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सॉल्व हो गया। उन्होंने बोला कि पार्टिकल मूव करता है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर का रेडियस है, सर्कुलर ट्रैक में घूम रहा है। जब सर्कुलर ट्रैक में घूमेगा तो उसकी स्पीड कैसे निकालते हैं हम लोग? डिस्टेंस अपॉन टाइम करके। डिस्टेंस क्या है? सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, 2 पाई आर अपॉन टी। 2 पाई आर 5 सेंटीमीटर उसकी रेडियस है। टाइम क्या है? 0.2 पाई, वहां पे डाल दिया 0.2 पाई। इसको सॉल्व किया, 0.2 का 10 जो है वो ऊपर चला गया, और पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, आपके पास बच गया 50 सेंटीमीटर पर सेकंड। उसकी स्पीड आ गई। अब बोलता है कि एक्सेलरेशन निकालनी है। जब हमें पता है कि वो सर्कल में घूम रहा है तो उसके पास फॉर श्योर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बताइए। v स्क्वायर अपॉन आर लगा दिया आपने। ठीक है, 50 का स्क्वायर अपॉन 5, खोला, 5 10 50, 50 मल्टीप्लाई बाय 10, 500 सेंटीमीटर स्क्वायर।
सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। अब इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से मीटर में जाना है, 100 से डिवाइड कीजिए। 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर उसकी एक्सेलरेशन है, अगर मीटर्स में निकालना हो आंसर। अगर सेंटीमीटर में निकालना है तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। वो ऑप्शंस पे डिपेंड करता है। ये सॉल्व हो गया सबसे। नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन की। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? आपने सर्कुलर मोशन कवर कर लिया, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन समझ लिया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन समझ लिया। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ फॉर्म ऑफ अ मोशन इन व्हिच एन ऑब्जेक्ट is thrown near the earth's surface and it moves along a curved path under the action of the gravity only। मतलब एक ऐसा पाथ फॉलो करेगा हमारा प्रोजेक्टाइल या फिर हमारी बॉडी, हमारा कोई भी पार्टिकल जिसको हम फेंक रहे हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो उसके ऊपर सिर्फ ग्रेविटी का एक्शन हो रहा है। जैसे कि पहले हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की बात करते हैं। इसमें हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में क्या है? हमने एक पर्टिकुलर हाइट पे, मान लीजिए एक बॉल रख दी है, एक पर्टिकुलर हाइट पे एक बॉल रख दी, नीचे की तरफ इसके पास कोई वेलोसिटी नहीं है। यहाँ पे वाई एक्सिस में इसके पास कोई वेलोसिटी नहीं है, जीरो। यहाँ पे कोई वेलोसिटी नहीं है, जीरो है, ठीक है। एक्स एक्सिस में आप देखेंगे तो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी, हमने इसको एक्स एक्सिस में एक पर्टिकुलर वेलोसिटी दी है, उससे फेंक रहे हैं इसको आगे की तरफ। यहाँ पे इसके पास v नॉट है, तो ये इधर से आएगा 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 और एक कर्व पाथ लेके s डिस्टेंस की दूरी पे, अपनी हाइट जिस हाइट से रखा हुआ था उसको ऊपर, उस s डिस्टेंस की दूरी पे यहाँ पे आके गिरेगा। ये हो गया हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का केस। अब इसके अंदर ध्यान देंगे, जो y एक्सिस है यहाँ पे इसके पास कोई वेलोसिटी नहीं है, यहाँ पे उसके पास एक एक्सेलरेशन एक्ट कर रही होती है, उसको हम बोलते हैं ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसी के कारण ये नीचे की तरफ आ रहा है, अदरवाइज ये ऊपर भी तो जा सकता था आसमान में, बट ये ऊपर नहीं जा रहा है। जितना भी आप ऊपर भी फेंके ना बॉल को, वो नीचे ही आती है ना एक पर्टिकुलर टाइम के बाद। ऐसा क्यों है? क्योंकि उसके ऊपर उस पूरे मूवमेंट में, जब आप ऊपर फेंका आपने उसको, उस पूरी उसकी मोशन के दौरान उसके ऊपर एक जी लग रहा था जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसकी वैल्यू हम लोग लेते हैं 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं। एक्सेलरेशन है तो यूनिट्स क्या होंगी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमेशा वर्टिकल मोशन में नीचे की तरफ लगती रहती है, और बॉल अगर हमने ऐसे फेंकी भी ऊपर की तरफ, वो नीचे इसी के कारण आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे वाई एक्सिस में इसके ऊपर जी लगता रहता है नीचे की तरफ, ठीक है। और इसमें देखिए अब ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में क्या होता है, हमने एक थीटा एंगल पे, ओरिजिन से एक थीटा एंगल पे हम लोग किसी भी बॉडी को या फिर किसी बॉल, एग्जांपल ले लीजिए बॉल का, ये 30 डिग्री एज एन एग्जांपल है, कोई भी पर्टिकुलर थीटा एंगल पे हमने एक बॉल को फेंका, या ओरिजिन से एक पर्टिकुलर थीटा एंगल लिया और उस पे उसको फेंका। जब ऐसा करेंगे आप, तो यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी है, इसके दो कंपोनेंट्स बन जाएंगे। जब आप ऐसा करेंगे तो इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स बन जाएंगे, एक को बोलेंगे u cos थीटा और एक को बोलेंगे u sin थीटा। जो थीटा एंगल के साथ लेते हैं कंपोनेंट, जो थीटा एंगल के साथ कंपोनेंट होता है उसको cos थीटा लेते हैं, u cos थीटा। जो वर्टिकली लेते हैं हम लोग कंपोनेंट, दैट इज u sin थीटा। ध्यान देंगे, थीटा एंगल के साथ वाला जो कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का, दैट इज u cos थीटा, और वर्टिकली जो लेंगे दैट इज u sin थीटा। जब यहाँ पे आता है, मैक्सिमम हाइट पे आएगा जब पार्टिकल अपनी, तो यहाँ पे उसके पास ये हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट तो रहेगा, u cos थीटा वाला तो रहेगा, यहाँ पे वर्टिकल वाला कंपोनेंट नहीं रहेगा, जो u sin थीटा है दैट बिकम 0। यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी होती है u sin थीटा, जो वर्टिकल कंपोनेंट है, दैट बिकम 0। और इसके ऊपर कॉन्स्टेंटली, इस पूरे मोशन में कॉन्स्टेंटली एक एक्सेलरेशन लगती रहती है नीचे की तरफ, दैट इज -d। एक्सेलरेशन लगती रहती है g। अभी मैं -d का कॉन्सेप्ट समझाती हूँ, जस्ट अ सेकेंड।
एक एक्सेलरेशन लगती रहेगी नीचे की तरफ, जिसके कारण ये फाइनली नीचे आ जाएगा यहाँ पे, तो इसके ऊपर ये हमेशा लगती रहेगी यहाँ सारी जगह पे, दैट इज जी। ठीक है। जब हम अब एक साइन कन्वेंशन का ध्यान देंगे, जब हम मोशन नीचे से ऊपर की तरफ स्टडी करते हैं, जब हम चेक करते हैं कि ये पार्टिकल नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हम हमेशा पॉजिटिव लेंगे, और जब ऊपर से नीचे की तरफ जो भी कुछ वैल्यूज होंगी, ऊपर से नीचे की तरफ जो मेजर की जाएंगी, अगर हम नीचे से ऊपर मेजर कर रहे हैं हाइट को, तो उसको पॉजिटिव लेंगे, बट अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो हम हमेशा नेगेटिव लेंगे। ठीक है। ऊपर से नीचे जो भी वैल्यूज हम लोग लेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए हम उन वैल्यूज को माइनस में लेंगे, और नीचे से ऊपर की तरफ जब हम जाएंगे उसको पॉजिटिव में लेंगे। तो ये मैक्स एच हाइट पे पहुंचने के बाद इसके पास जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो 0 हो जाता है, और सिर्फ हॉरिजॉन्टल बचेगा। ठीक है। यहाँ पे फिर आए, यहाँ पे फिर से उसके पास एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आ जाएगा। अब आप ध्यान देंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ पे u cos थीटा है, बट जैसे ही वो नीचे की तरफ आने लगेगा, अब उसका जो ये वर्टिकल कंपोनेंट था u sin थीटा, ये नेगेटिव में आ जाएगा। ठीक है। कैसे? हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ उसकी वैल्यू मेजर कर रहे हैं, हम लोग चेक कर रहे हैं उसकी मोशन ऊपर से नीचे की तरफ मेजर कर रहे हैं, और ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एज सच ही रहेगा। ये इसकी मैक्सिमम हाइट अटेन कर लिया इसने, इसके बाद ये ऊपर नहीं जाएगा, और एक इंस्टेंट पे जब वो मैक्सिमम हाइट पे आ जाता है ना, तो एक इंस्टेंट पे उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का, दैट बिकम्स 0। यानी कि ऊपर की तरफ जाने के लिए उसके पास अब कोई वेलोसिटी नहीं बची है। सामने वो जाएगा एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से, बट ऊपर जाने के लिए उसके पास अब कोई वेलोसिटी नहीं बचे, वो 0 हो जाता है उसका कंपोनेंट। ठीक है। उसने मैक्सिमम हाइट अटेन कर ली, अब उससे ऊपर नहीं जा सकता वो सामने। ऑफ कोर्स अब ऊपर नहीं जा सकता, तो ग्रेविटी तो कांस्टेंटली लग रही है, अब वो धीरे 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 प्रोजेक्टाइल फॉलो करके, कर्व पाथ फॉलो करके नीचे गिर जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया प्रोजेक्टाइल मोशन का कॉन्सेप्ट। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल पढ़ते हैं। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में हमने एक पर्टिकुलर हाइट पे रख दिया बॉल को, अब उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, दैट इज 0। यहाँ पे कोई मोशन, यहाँ पे कोई वेलोसिटी नहीं है उसके पास, नीचे की तरफ कोई वेलोसिटी नहीं है, बट हॉरिजॉन्टली एक वेलोसिटी है, जिसके कारण वो कर्व पाथ फॉलो करेगा और फिर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद नीचे गिर जाएगा यहाँ पे। ठीक है। ये एक पर्टिकुलर एच हाइट पे रखा, इसके ऊपर जी लग रही है ग्रेविटी, क्योंकि हम इसको ऊपर से नीचे मेजर कर रहे हैं, तो हम इसको क्या लेंगे, माइनस का साइन लेंगे। ठीक है। अब बोलते हैं, अब इसमें टाइम ऑफ लाइट, टाइम ऑफ लाइट क्या है, ये बॉल यहाँ से चली, इसके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है v0, और ये कितने टाइम में यहाँ से आके यहाँ गिर जाएगी, यहाँ पे फर्श पे आके गिरेगी, उस टाइम को बोलते हैं टाइम ऑफ लाइट। कितने टाइम में ये यहाँ से यहाँ पे कर्व पाथ फॉलो करके गिर जाएगी, उसको बोलते हैं टाइम ऑफ लाइट। यानी कि इसकी उड़ान का टाइम क्या है, वो चला वहां से और नीचे आके गिरा, इसको बोलते हैं 2h/g, अंडर रूट ऑफ 2h/g। h is the height, this h is the height and g is the acceleration due to gravity, अंडर रूट ऑफ 2h/g। ये कैसे आया, अभी चेक करते हैं। देखो यहाँ पे हम लोग सिर्फ हम उसका सिर्फ ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले रहे हैं वेलोसिटी का। ठीक है। मोशन इन 1D का फॉर्मूला यूज करेंगे एक, कि वो s डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद, मोशन 1D में s डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद वो नीचे फर्श पे टच कर गया, वो फर्श पे आके गिर गया। कैसे, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। s डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। अब अगर आप इसको ऐसे देखें, यहाँ पे देखो, इसको 1D में लगाओ, ये मोशन 1D का फॉर्मूला है। 3 इक्वेशंस करी थी हमने, 3 इक्वेशन में से एक इक्वेशन चक ली हमने, 1D के लिए करी थी ये तीनों इक्वेशंस। v इज इक्वल टू u प्लस at, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at² एंड v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। हमने किस में किया था, 1D में किया था। अब 1D में ही करते हैं। मान लीजिए हम y एक्सिस में स्टडी कर रहे हैं, y एक्सिस में स्टडी करो, y एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी है उसके पास, कोई नहीं है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है बच्चों, 0 प्लस हाफ a। एक्सेलरेशन क्या है y एक्सिस में उसके पास, -g। नीचे की तरफ उसको एक एक्सेलरेशन हमेशा खींच रही है, दैट इज -g। मैंने बोला है साइन नहीं छोड़ेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो हम उसका साइन चेक साथ में रखेंगे। ठीक है, -g t²।
अब ये s क्या है, y एक्सिस में ले रहे हैं, y एक्सिस में क्या डिस्टेंस है इसका, y एक्सिस में इसका डिस्टेंस चेक करना है, वो क्या है h, क्या डिस्टेंस है बच्चों y एक्सिस में, h क्या बना, h इज इक्वल टू 0 ठीक है। अब इसको लो, अब 2 पर आ गया 2h/g का अंडर रूट इज इक्वल टू t, आ गया 2h/g का अंडर रूट इज इक्वल टू t। एक गलती यहाँ पे ये होगी थोड़ी सी, h भी माइनस में लेना है हमने, कैसे, मैंने बोला कि हम लोग y एक्सिस में स्टडी कर रहे हैं, मैंने बोला कि y एक्सिस में स्टडी कर रहे हैं, तो हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ चेक कर रहे हैं, नीचे से ऊपर जाएंगे तो जो भी वैल्यूज हम लोग लेंगे हम सारी पॉजिटिव वैल्यूज लेंगे, बट जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो हम वैल्यूज कैसे लेंगे, नेगेटिव लेंगे। हमने यहाँ पे क्या क्या चेक किया ऊपर से नीचे, एक तो डिस्टेंस लिया ये h, तो जब हम ऊपर से नीचे की तरफ चेक कर रहे हैं तो हम लोग क्या लेंगे, -h लेंगे, ये मुझसे गलती हो गई थी पर ध्यान देना आपने, क्या लेंगे -h। और हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऊपर से नीचे स्टडी कर रहे हैं तो क्या लिया हमने, -g, ये बाद में माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है और t आया √2h/g, ये टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया आपका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में, जब वहां पे y एक्सिस में उसके पास कोई वेलोसिटी नहीं थी, y एक्सिस में उसके पास इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, बट x एक्सिस में है, तो हमने मोशन इन 1D की एक इक्वेशन लगाई, क्योंकि हम सिर्फ एक डायरेक्शन में, हम लोग एक ही एक्सिस में उसकी मोशन स्टडी कर रहे हैं, हमने उसकी y एक्सिस में मोशन को स्टडी करने की कोशिश की, तो हमने h लिया ऊपर से नीचे नेगेटिव, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसके ऊपर लग रही थी -g, उससे हमने उसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला, दैट इज √2h/g। अब रेंज, रेंज इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ये दिस इज रेंज, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, क्या होता है डिस्टेंस का फॉर्मूला, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड उसके पास हॉरिजॉन्टली क्या है v0, स्पीड उसके पास हॉरिजॉन्टली क्या है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग क्या स्पीड है v0, और टाइम तो हमने निकाल ही लिया, कितने टाइम में वो ऊपर से नीचे गिर जाएगा, ये उसकी रेंज बन जाती है v0 मल्टीप्लाई बाय √2h/g। समझ आ गया, ये सिर्फ नॉर्मल है, रेंज स्पीड इनटू टाइम कर दिया आपने यहाँ पे, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देख लिया, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में उसके पास वेलोसिटी है, दैट इज v0 मल्टीप्लाई बाय टाइम, ठीक है, ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। नेक्स्ट, अब बात करते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल की। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में क्या बोला था मैंने, यहाँ पे एक पर्टिकुलर एंगल पे थीटा डिग्री पे हम लोग बॉल को फेंक रहे हैं, यहाँ पे उसके पास दो कंपोनेंट्स आएंगे, एक हॉरिजॉन्टली आएगा u cos थीटा वेलोसिटी का, एक वर्टिकली आएगा u sin थीटा, दो कंपोनेंट्स आते हैं u cos थीटा एंड u sin थीटा, ये उसकी मैक्सिमम हाइट है, यहाँ पे आके उसका वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाता है, और कॉन्स्टेंटली पूरी मोशन में उसके ऊपर एक ग्रेविटी लगती रहती है, एक्सेलरेशन ड्यू ग्रेविटी, दैट इज g, और ऊपर से नीचे स्टडी कर रहे हैं तो हम इसको माइनस में ले लेते हैं, इसके ऊपर पूरे मोशन में एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगती है, दैट इज g। अब फॉर्मूला लर्न करेंगे डायरेक्टली, यहाँ पे डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं हम बच्चों, ध्यान रखें, ठीक है, MCQs आते हैं आपके एग्जाम में तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, और फॉर्मूला क्या है, फ्लाइट टाइम ऑफ द प्रोजेक्टाइल, इसका फॉर्मूला है 2u sin थीटा बाई g, क्या है 2u sin थीटा बाई g, जो इनिशियल वेलोसिटी होगी 2u sin थीटा बाई g इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, यहाँ से ये बॉल आई, हमने फेंकी, ऐसे बॉल को थ्रो किया, कैच करवाया बॉल को, तो कितने टाइम में आके यहाँ पे टच कर जाएगी फ्लोर को, वो जो पूरा टाइम है दैट इज 2u sin थीटा बाई g, क्या है 2u sin थीटा बाई g। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, ये हाइट जब उसका वर्टिकल कंपोनेंट 0 होगा, ये मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, दैट इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। और रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है इसको बोलते हैं रेंज। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है उसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g, क्या है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g, याद कर लेंगे इसको, t इज इक्वल टू 2u
साइन थीटा बाई जी और h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, और रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ये फॉर्मूलाज याद करने हैं। और ये एक छोटा सा मैंने चार्ट लगाया है, 10th क्लास में आपने ट्रिगोनो करी है, ट्रिगोनोमेट्री की है, ये चार्ट सबको आता होगा, नहीं भी आता तो थोड़ा सा यहाँ से देख लेंगे कि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 30 की क्या होती है, 45 की, 60 की और 90 की। इससे बाहर नहीं जाता क्वेश्चन, इसके आसपास ही रहेगा। कॉस पीछे से चलेंगे तो कॉस की वैल्यू साइन के ऑपोजिट आती है, ठीक है। साइन 0 0 है, 30 हाफ है, 45 1/√2 है, 60 √3/2 एंड 90 1 है। कॉस इसके ऑपोजिट हो जाता है, कॉस 0 1 हो जाता है, 30 √3/2 हो जाएगा, 45 डिग्री 1/√2 सेम, 60 डिग्रीज हाफ एंड 90 डिग्रीज इज 0। tan कैसे निकालते हैं, साइन अपॉन कॉस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा tan। तो ये छोटा सा चार्ट है, इसको याद कर लेंगे, जिनको याद है बहुत अच्छी बात है। ये फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है और क्वेश्चन निकालना है, ठीक है। 2u साइन थीटा बाई जी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g एंड यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। नेक्स्ट चलते हैं। नाउ अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एज सच कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में आते हैं, कॉन्सेप्ट जहां पे पूछते हैं वो। तो उसके लिए हमने एक बॉल को ड्रॉप कर दिया फ्रॉम अ रूफ एंड एट सेम टाइम थ्रो अनदर बॉल इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, देन बोथ द बॉल्स स्ट्राइक ग्राउंड साइमल्टेनियसली एट डिफरेंट प्लेसेस। क्या बोल रहा है, एक पर्टिकुलर हाइट h, यहाँ पे हमारे पास 2 बॉल रखी हैं, ठीक है। हमने ड्रॉप करा है इस बॉल को, बॉल A को, ये बॉल A है एंड दिस इज B, इसको ड्रॉप किया है। ड्रॉप मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ड्रॉप कहीं भी आएगा, ड्रॉप यानी कि फ्री फॉल या फिर ड्रॉप कहीं भी आए तो हमने इसको u कुछ नहीं दिया, इनिशियल वेलोसिटी कुछ नहीं दिया, u 0। A के लिए u 0 है, वो ड्रॉप होगी बॉल अपने आप, वहां से गिर गई ऊपर से, छत पे रखी थी हमने, एज पे रखी है छत के, और वो बॉल ड्रॉप होगी, ठीक है। We drop down a ball from a roof and at the same time हम दूसरी बॉल को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंक रहे हैं। अब इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आप एक U से फेंकेंगे, ये एज है मेरे पास, यहाँ पे 2 बॉल रखी हैं, ये इसको हल्का सा ऐसे टच किया, ये नीचे गिर गई बिना किसी U के, इसको कोई वेलोसिटी नहीं दिया है मैंने, इसको कोई पुश नहीं किया, कोई फोर्स नहीं दी, बस ऐसे किया और ये नीचे गिर गई, ठीक है। इनिशियली इसके पास कोई वेलोसिटी नहीं है, बट जो यहाँ पे बॉल है मैंने इसको उठाया और इसको ऐसे फेंका है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसको फेंका एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ, मैंने यहाँ पे इसको एक पर्टिकुलर वेलोसिटी दी है फेंक के, ठीक है। तो वो बोलता है कि जब मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैंने B को तो वेलोसिटी दे दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और A जो है वो ड्रॉप डाउन का केस है, वो गिर गई बॉल, ठीक है। देन बोथ द बॉल स्ट्राइक ग्राउंड साइमल्टेनियसली एट डिफरेंट प्लेस। साइमल्टेनियसली मतलब सेम टाइम पे नीचे आके गिरेंगी दोनों। वो क्या बोल रहा है, दोनों ही बॉल A और B दोनों ग्राउंड को टच करती हैं सेम टाइम पे। क्या ये सही है? वो बोलता है कि सही है, वो तो सही बोल रहा है। अब बताते हैं कैसे सही है। जो A का केस है वो ड्रॉप डाउन का केस है, B में हमने उसको एक पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी। आपको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का भी पढ़ाया, उसमें टाइम याद है? टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था? 2h/g अंडर रूट। क्या था टाइम ऑफ फ्लाइट? अंडर रूट ऑफ 2h/g। क्या यहाँ पे जो टाइम है कहीं भी वो इनिशियल वेलोसिटी को ले रहा है अपने फॉर्मूला में? क्या ये टाइम इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड करता है इनवर्सली या फिर डायरेक्टली? नहीं करता। ये सिर्फ हाइट पे डिपेंड कर रहा है, और दोनों के लिए हाइट सेम है, दोनों के लिए g सेम है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों केस में सेम रहेगा, और हाइट दोनों केस में सेम है। क्या इनिशियल वेलोसिटी पे टाइम ऑफ फ्लाइट डिपेंड करता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में? नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि साइमल्टेनियसली सेम टाइम पे दोनों आके टच करेंगी, रेंज डिफरेंट होगी, ये सीधी आगे गिरेगी और इसके पास एक पर्टिकुलर रेंज होगी, ये एक पर्टिकुलर रेंज फॉलो करके गिरेगा, ठीक है। डन। हॉरिजॉन्टल रेंज इज सेम व्हेन बॉडी इज प्रोजेक्टेड थीटा एंड 90 माइनस थीटा। इसको एक्सप्लेन करते हैं। थीटा डिग्रीज एंड 90 डिग्रीज माइनस थीटा। इसका मतलब क्या है? कहता है जो हॉरिजॉन्टल रेंज है, हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला क्या पढ़ा है आपने अभी? ये देखो, हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला क्या पढ़ा है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। क्या है हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला? क्या है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। वो बोलता है कि अगर ये थीटा पे जो भी रेंज है वो रेंज सेम होगी अगर ये थीटा 90 माइनस थीटा हो जाए। मतलब वो क्या बोल रहा है
मान लीजिए ये ऐसे है, अभी तो ये थीटा है, यहाँ पे एक कंपोनेंट आ गया वेलोसिटी का, एक यहाँ पे आ गया, अभी तो ये थीटा है। बोलता है कि अगर ये 90 माइनस थीटा हो जाए तब भी ये आर सेम रहेगा, वो ये बोल रहा है, या तो ये थीटा हो या 90 माइनस थीटा हो, या आर सेम होगा। कैसे होगा सेम, चेक करते हैं। आर का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। थीटा की वैल्यू पुट करके देखते हैं, यू स्क्वायर साइन थीटा क्या है 90 माइनस थीटा अपॉन जी। थीटा क्या है 90 माइनस थीटा अपॉन जी। यू स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई बाय 90 क्या बनता है, साइन ऑफ 180 माइनस साइन 2 थीटा अपॉन जी। साइन 90 की वैल्यू क्या थी साइन 90 की वैल्यू 1 थी और साइन 180 की वैल्यू क्या होती है 0। इसको याद कर लेंगे, वैसे 10th क्लास में सबने पढ़ा है, ठीक है। साइन 0 क्या होता है, 90 क्या होता है, 180 क्या होता है। साइन 180 की वैल्यू क्या होती है 0, तो क्या बन गया सेम फिर से यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। आर सेम आ गया, आर सेम आ गया। उसने बोला थीटा रख रहे हो या फिर थीटा की वैल्यू 90 माइनस थीटा कर रहे हो, तो कहता रेंज सेम रहेगी। कैसे सेम रहेगी, थीटा की वैल्यू आप 90 माइनस थीटा डाल के देखिए, साइन 2 90 माइनस थीटा, 2 मल्टीप्लाई बाय 90 क्या, साइन ऑफ 180 माइनस साइन ऑफ 2 थीटा, और साइन ऑफ 180 क्या होता है 0, तो वो तो सेम 0 हो गया, बच गया फिर से साइन 2 थीटा। तो आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो रेंज हमेशा इसमें सेम रहेगी, चाहे थीटा हो या फिर एंगल हो 90 माइनस थीटा। गॉट इट। थर्ड पॉइंट, horizontal range of a projectile is maximum when the angle of projectile is 45 degrees। क्या बोलता है वो बोलता है कि हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल जो है ये वाली रेंज, अरे वो बोलता है जब हमने ऐसे पार्टिकल को घेरा एक थीटा एंगल पे, तो जो ये हॉरिजॉन्टल रेंज है ये मैक्सिमम कब होगी, जब थीटा होता है 45 डिग्रीज। अभी निकालते हैं, ये देखो हमारे पास फॉर्मूला है, आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। साइन की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, साइन 90 पे। साइन की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, साइन 90 पे, विच इज इक्वल टू 1। इसको आपको 90 बनाना है, साइन 90 कैसे बनेगा, अगर ये थीटा की वैल्यू क्या हो जाए 45, अगर ये थीटा 45 हो जाता है, 45 मल्टीप्लाई बाय 2 इज व्हाट 90 ना। तो साइन 90 की वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी है, साइन 90 की वैल्यू ना मैक्सिमम है 1। तो अगर हम यहाँ पे साइन 90 कर दें तो हमारी रेंज मैक्सिमम आ जाएगी, यू स्क्वायर अपॉन जी आ जाएगा। उसको मैक्स करने के लिए फॉर्मूला में हम लोग ध्यान देंगे कि थीटा क्या होना चाहिए 45 डिग्रीज। प्रूव हो गया। तो ऐसे केस में जब थीटा 45 डिग्रीज है तो रेंज क्या होगी मैक्सिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A boy can throw a stone up to a maximum height of 10 meters. The maximum horizontal distance that the boy can throw the same stone up to will be. मैक्सिमम हाइट दे दी बच्चों आपको, सॉरी, मैक्सिमम हाइट क्या दे दी उसने आपको 10 मीटर्स, और बोलता है कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बताइए, यानी कि रेंज बताइए। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होगा, रेंज होगा। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या था यहाँ पे देख लो एक बार, मैक्सिमम हाइट का मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, और रेंज अभी हमने किया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में क्या बोलता है कि मैक्सिमम हाइट आपको दे दी है, क्या दे दिया, यानी कि यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g आपको दे दिया, विच इज व्हाट 10 मीटर्स।
बोलता है मैक्सिमम हाइट है। अच्छा अब ध्यान से इस पे ध्यान देंगे, यूज कर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g पे। इसको मैक्सिमम करने के लिए आपको क्या चाहिए कि साइन थीटा क्या हो जाए, 90 हो जाए। साइन थीटा 90 हो जाए, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1। तो साइन थीटा 90 हो जाए तो यानी कि हमारे पास ये थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 90 डिग्री। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होनी चाहिए, तभी तो मैक्सिमम हाइट होगी। तो क्या होगा अगर साइन 90 थीटा 90 डिग्री है, उस पर मैक्सिमम हाइट है, तो थीटा इज साइन 90 इज 1 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 डिग्री अपॉन 2g। या फिर इसको ऐसे लिखते हैं, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ 90 डिग्रीज अपॉन 2g। मतलब क्या हुआ, साइन 90 1 होता है, 1 का स्क्वायर इज 1, ये आ गया, विच इज इक्वल टू 10 मीटर्स। साइन 90 क्या होता है, यहाँ पे लिख लो, साइन 90 क्या होता है 1, साइन 91 1 का स्क्वायर 1, यू स्क्वायर अपॉन 2g इज 10 मीटर्स। अब बोलता है कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बताइए। अभी पढ़ के आए हो आप लाइन, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कब होगा, जब थीटा क्या हो जाएगा 45 डिग्री। मैक्सिमम रेंज आपको कब मिलेगी, जब थीटा क्या हो जाएगा 45 डिग्री। और उसका फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम रेंज का रेंज का फॉर्मूला क्या है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ये थीटा क्या हो जाए, जब 45 डिग्री हो जाए तो हम कहेंगे कि मैक्सिमम है। तो हमें पता है ये क्या बना, 1 बन गया इसकी वैल्यू। अगर ये थीटा 45 डिग्रीज है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 45 इज 90, तो ये पूरी वैल्यू क्या बन गई 1। तो यू स्क्वायर अपॉन जी इज इक्वल टू आर, यू स्क्वायर अपॉन जी इज इक्वल टू आर। यहां से हम यू स्क्वायर अपॉन जी निकाल सकते हैं, यहां से यू स्क्वायर अपॉन जी आ सकता है, ये 2 उधर चला जाएगा, क्या बना 20 मीटर्स बन गया यू स्क्वायर अपॉन जी, क्या बना 20 मीटर्स। अब यहां पे डाल दो, दिस इज आर, आपकी रेंज आ गई। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट द बॉय कैन थ्रो द सेम स्टोन अप टू विल बी, मैक्सिमम आपका आ गया आर, दैट इज 20। यू स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू निकाल ली, 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, वहां पे जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो यू स्क्वायर अपॉन जी इज व्हाट 20 मीटर्स, और रेंज हमारी क्या है साइन 91 हो जाता है, तो यू स्क्वायर अपॉन जी इज रेंज, यू स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू डाल, दैट इज 20 मीटर्स। मैक्सिमम रेंज क्या है इस पूरे केस में 20 मीटर्स। समझ आया क्वेश्चन। उसने बोला था कि मैक्सिमम हाइट है 10 मीटर्स। अब हमें मैक्सिमम हाइट का सिनेरियो सेट करना है दिमाग में। हमारे पास ये फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये मैक्सिमम कब होगा, जब यहाँ पे साइन 90 हो जाए, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू होती है 1, वो मैक्स वैल्यू है, ठीक है। हमने सोचा अब भी मैक्सिमम होने के लिए थीटा 90 डिग्री होना चाहिए, तो अगर मैक्सिमम उसने बोल दिया तो हमने मान लिया कि 90 डिग्रीज है। उससे हमने एक इक्वेशन निकाली, यू स्क्वायर अपॉन 2g इज इक्वल टू 10 मीटर्स। 2 हमने वहां पे कन्वर्ट कर दिया, यू स्क्वायर अपॉन जी हमारे पास आ गया 20 मीटर। अब वो क्वेश्चन में खुद ही बोलता है कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जिसपे वो लड़का जब स्टोन फेंकेगा तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होगा। अभी अभी आप पढ़ के आए कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए थीटा क्या होना चाहिए 45 डिग्रीज होना चाहिए। तो हमारे पास फॉर्मूला है थीटा 45 डिग्रीज है, क्योंकि उसने बोल दिया क्वेश्चन में, है ना। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 45 इज 90, साइन 90 इज 1। हमारे पास आर क्या आ जाता है यू स्क्वायर अपॉन जी, यू स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू डाली, आपके पास आ गई रेंज विच इज 20 मीटर्स। क्वेश्चन आसान है, ठीक है। नेक्स्ट, एवरेज वेलोसिटी of a particle moving in a straight line with constant acceleration a and initial velocity u in first t seconds is। कहते हैं कि एवरेज वेलोसिटी निकालो एक पार्टिकल की जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं। 1D मोशन के बारे में बात कर रहे हैं। स्ट्रेट लाइन में एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन a है एंड इनिशियल वेलोसिटी u इन द फर्स्ट t सेकेंड्स। अच्छा फाइन, अब उसने स्ट्रेट लाइन बोल ही दिया तो मोशन इन 1D का हो गया ये क्वेश्चन। एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, ध्यान देंगे। एवरेज वेलोसिटी इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट
अपॉन टाइम। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। 1D की बात कर रहा है तो 1D में डिस्प्लेसमेंट क्या है? S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, इसमें डालेंगे एवरेज वेलोसिटी वाले में। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डालो UT प्लस हाफ AT स्क्वायर अपॉन टाइम। टाइम उसने दिया है T सेकेंड आपको, अपॉन टाइम। अब डालो, आराम से डालो, UT अपॉन T प्लस हाफ AT स्क्वायर अपॉन T। T से T कैंसिल, क्या आया? U प्लस हाफ AT। दिस इज योर आंसर, U प्लस हाफ AT। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, उसने यहाँ पे साफ साफ बोला कि स्ट्रेट लाइन मोशन है। स्ट्रेट लाइन मोशन है तो तीनों इक्वेशन आ जानी चाहिए दिमाग में 1D वाली, ठीक है। एक ही एक्सिस में बात कर रहे हैं हम लोग। तो वो कहता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, इनिशियल वेलोसिटी u है और फर्स्ट t सेकंड्स में हमने एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। सब कुछ दे दिया, इनिशियल वेलोसिटी u भी दे दी, टाइम t भी दे दिया, कांस्टेंट एक्सेलरेशन a भी दे दी। हमने डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला निकाला, लगाया, ये वाली इक्वेशन लगाई, मोशन इन 1D की s इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, हमने डाला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, उससे आपके पास एवरेज वेलोसिटी आती है u प्लस हाफ AT, ठीक है। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन हमारे पास बहुत अच्छा। अ बॉल इज रोटेटिंग इन अ सर्कल विद अ रेडियस ऑफ 5 मीटर्स। जब भी सर्कल आ जाए तो दिमाग लगा लेना है कि सर्कुलर मोशन की बात है। सर्कुलर मोशन है तो कॉन्स्टेंटली, कॉन्टिन्यूसली हर एक इंस्टेंट पे डायरेक्शन चेंज होगी, ठीक है। विद द रेडियस ऑफ 5 मीटर्स एंड कांस्टेंट टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर्स पर सेकेंड। ध्यान देंगे उसने कांस्टेंट टेंजेंशियल वेलोसिटी बोला है, मतलब स्पीड चेंज नहीं हो रही है, जो टेंजेंशियल स्पीड है वो सेम है बट डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो वहां पे एक्सेलरेशन होगी। वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर्स पर सेकेंड, इसको ऐसे है, ठीक है। A stone is also rotating with a constant tangential velocity of 16 meters per second in a circle with a radius of 4 meter. दो सर्कल हैं आपके पास, एक सर्कल 5 मीटर रेडियस का है, बॉल रोटेट कर रही है और उसके पास कांस्टेंट टेंजेंशियल वेलोसिटी है कितनी? 20 मीटर्स पर सेकेंड की। एक और सर्कल है 4 मीटर रेडियस है, ठीक है, और यहाँ पे जो स्टोन रोटेट कर रहा है उसकी कांस्टेंट इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 16 मीटर्स पर सेकेंड। अब बताना है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बोथ द सर्कुलर मूवमेंट्स इज करेक्ट। अच्छा, बोलता है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहली स्टेटमेंट बोलता है बोथ हैव सेम एंगुलर वेलोसिटी, both have different angular velocity of ball is more than angular velocity of stone, angular velocity of stone is more than angular velocity of ball। अच्छा, बार बार एक टर्म आ गई यहाँ पे angular velocity, तो angular velocity के बारे में बात कर लेते हैं। ये angular velocity समझते हैं क्या है। angular velocity क्या है? टेंजेंशियल वेलोसिटी को क्या बोला हमने? v, और angular velocity क्या होती है? v is equal to r ओमेगा। दिस इज angular velocity, इसका टेंजेंशियल वेलोसिटी के साथ रिलेशन आप देख रहे हैं, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ये ओमेगा के बारे में बहुत बात कर रहे हैं यहाँ पे, एंगुलर वेलोसिटी का चल रहा है, तो चलो एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। v इज इक्वल टू आर ओमेगा, v अपॉन आर आपको ओमेगा बता देगा। यहाँ पे फर्स्ट केस में ओमेगा चेक करते हैं क्या आ रहा है। v क्या है 20, r क्या है 5, 4, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 4 रेडियन पर सेकेंड। क्या वैल्यू होती है, यूनिट्स क्या होती है 4 रेडियंस पर सेकेंड। 4 आ गई यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी, और इस केस में क्या है, यहाँ पे भी डिवाइड करके देखो, v अपॉन आर करके देखो, 16 अपॉन 4, 4 4 16, 4 रेडियन पर सेकेंड। दोनों में एंगुलर वेलोसिटी सेम है, दोनों में ओमेगा 4 ही है, दोनों केसेस में एंगुलर वेलोसिटी सेम है, तो इसका आंसर क्या बना? बोथ हैव सेम एंगुलर वेलोसिटी। क्या आंसर बन गया? बोथ हैव सेम एंगुलर वेलोसिटी। कौन सा वाला फॉर्मूला यूज हुआ? v इज इक्वल टू आर ओमेगा, v अपॉन आर करके हमने ओमेगा की वैल्यू निकाल ली। ओमेगा इज दी एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, डन।
बोथ हैव सेम एंगुलर वेलोसिटी। क्वेश्चन सॉल्व। ओके गाइस, तो आज हमने मोशन 2D और 3D कवर किया है। कुछ क्वेश्चंस भी किए, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस किए हैं। जहाँ पे आपको फॉर्मूलाज लर्न करने हैं वो लर्न करने हैं, उनको नोट डाउन करना है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन जो एमसीक्यू आपको आता है उतना टाइम नहीं होता वहाँ पे कि आप सोचें और डिराइव करें, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है और आंसर निकालना है। आज हमने थ्योरी की है सर्कुलर मोशन की और प्रोजेक्टाइल मोशन की। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, साथ में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, ध्यान से थ्योरी पढ़ना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, और ये चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। फिर मोशन 1D 2D एंड 3D कंप्लीट। ठीक है, मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए, ध्यान से पढ़ते रहिए, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए। जय हिंद एंड थैंक यू सो मच।